हेलो एवरीवन, स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे, जिसमें आपको प्राचीन भारत का भी रहेगा, आधुनिक भारत का भी रहेगा, मध्यकालीन इतिहास से भी रिलेटेड प्रश्न रहेंगे। तो चलिए बिहार दरोगा के एग्जाम को देखते हुए आज हम लोग रिवीजन करते हैं। तो पहला प्रश्न आप लोग के सामने है कि वह मुगल सम्राट जिसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ वह कौन था। वह मुगल सम्राट जिसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ वह कौन था। तो वह था औरंगजेब। औरंगजेब की मृत्यु 1707 ईस्वी में हो जाती है। ये भी आपसे बहुत बार यह क्वेश्चन पूछता है। अगला प्रश्न है कि अंग्रेजों को सुनहरा फरमान कब प्रदान किया गया। अंग्रेजों को सुनहरा फरमान कब प्रदान किया गया। तो यह किया गया था 1632 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि रज्मनामा फारसी में अनुवाद था किसका। तो रज्मनामा फारसी में यह महाभारत का अनुवाद है, और महाभारत का पूरा नाम जय संहिता है, जय संहिता, और वेद व्यास के द्वारा महाभारत को लिखा गया था। अगला प्रश्न है कि पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार कर लिया था। तो पुर्तगालियों ने गोवा पर 1510 ईस्वी में अधिकार कर लिया, और भारत में सबसे पहले पुर्तगाली वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में आया था, जो केरल के कालीकट पर उतरा और वहां के राजा जमोरी ने उसका स्वागत किया था। अगला प्रश्न है कि जातक पवित्र ग्रंथ है। तो जातक जो पवित्र ग्रंथ है यह बौद्ध धर्म का है, बौद्ध धर्म का है। त्रिपिटक भी बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि भारत के व्यापारिक संबंध सबसे पहले किस यूरोपीय देश से स्थापित हुआ। तो यह पुर्तगाल से हुआ था। किससे हुआ था। पुर्तगाल से हुआ था। अगला प्रश्न है कि किसे लोकनायक कहा जाता है। लोकनायक किसे कहा जाता है। तो यह जयप्रकाश नारायण को कहा जाता है, जयप्रकाश नारायण को कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि बुलंद दरवाजा कहाँ है। तो बुलंद दरवाजा यह फतेहपुर सीकरी में है, और फतेहपुर सीकरी कहाँ है। तो आगरा में है, और आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोदी ने किया था। सिकंदर लोदी ने किया था 1504 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि एक लंबे समय अंतराल के बाद भारत एवं बांग्लादेश के बीच कौन सी रेलगाड़ी चलाई गई है। एक लंबे समय अंतराल के बाद भारत और बांग्लादेश के बीच रेलगाड़ी चलाई गई है, और उसका नाम है मैत्री एक्सप्रेस, मैत्री एक्सप्रेस। अगला प्रश्न बहुत बार पूछता है और बहुत कंफ्यूजन होता है। तो दिल्ली के लाल किले में स्थित मोती मस्जिद को किसने बनवाया था। तो मोती मस्जिद को औरंगजेब ने बनवाया था, औरंगजेब ने बनवाया था। अगला प्रश्न है कि वर्ष 1857 में मेरठ के प्रथम सिपाही विद्रोह की आग किस दिन भड़की थी। तो यह 10 मई को भड़की थी, और शुरू कहाँ से हुआ था। तो मेरठ से हुआ था, और 1857 की क्रांति को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम बीडी सावरकर ने कहा था, बीडी सावरकर ने कहा था। अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी की हत्या नाथूराम गोडसे ने किस तिथि को कर दिया। तो यह 30 जनवरी 1948 ईस्वी को कर दिया, 30 जनवरी 1948 ईस्वी को कर दिया। अगला प्रश्न है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ है। तो यह पटियाला में है, पटियाला में। अगला प्रश्न है कि शिवाजी को किसने कैद कर लिया था। तो शिवाजी को कैद कर लिया था औरंगजेब ने, और शिवाजी और जय सिंह के बीच में 1665 में पुरंदर की संधि होती है, पुरंदर की संधि होती है। बहुत बार यह क्वेश्चन पूछता है, शिवाजी और जय सिंह के बीच। अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी कब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। तो यह 1924 में बने थे, 1924 में बेलगांव कर्नाटक में बने थे, बेलगांव अधिवेशन में, कर्नाटक में पड़ता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि बंगाल विभाजन कब हुआ था। तो बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन के समय में 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी रूप से यह विभाजन हो गया। अगला प्रश्न है कि बिंबिसार किस वंश का राजा था। बिंबिसार, तो बिंबिसार जो था यह हर्यक वंश का शासक था। बिंबिसार को श्रेनिक के नाम से जानते हैं, श्रेनिक के नाम से जानते हैं, और हर्यक वंश को पितृहंता वंश के नाम से भी जानते हैं, पितृहंता वंश के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि भारत में प्रथम सत्याग्रह गांधी जी ने कहां से शुरू किया था। भारत में प्रथम सत्याग्रह तो यह चंपारण से, चंपारण सत्याग्रह 1917 ईस्वी में हुआ था, 1917 ईस्वी में हुआ था। तीन कठिया कानून के विरोध में। अगला प्रश्न है कि जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी। तो जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर यानी 24वें तीर्थंकर महावीर की मृत्यु पावापुरी में हुई थी, अगला प्रश्न है कि भगवान बुद्ध के जन्म लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी कहाँ है। तो लुम्बिनी नेपाल में है,
अगला प्रश्न है कि इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह के द्वारा दिया गया था, भगत सिंह के द्वारा दिया गया था। अगला प्रश्न है कि बक्सर का युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था? तो बक्सर का युद्ध मीर कासिम और अंग्रेजों के बीच में हुआ था 1764 ईस्वी में, 1764 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि गुरु गोविंद सिंह की माता का क्या नाम था? तो गुरु गोविंद सिंह की माता का नाम गुजरी देवी था, गुरु गोविंद सिंह की माता का नाम गुजरी देवी था, गुजरी देवी। अगला प्रश्न है कि शेरशाह के बचपन का क्या नाम था? तो शेरशाह के बचपन का नाम फरीद खां था, फरीद खां। शेरशाह के बचपन का नाम फरीद खां था। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 में हुआ था, 28 दिसंबर 1885 में हुआ था। अगला प्रश्न है कि व्यपगत का सिद्धांत किस गवर्नर जनरल ने शुरू किया था? व्यपगत का सिद्धांत किस गवर्नर जनरल ने शुरू किया था? तो लॉर्ड डलहौजी ने। लॉर्ड डलहौजी का कार्यकाल 1848 से लेकर 1856 तक रहा। इसी के समय में भारत में रेलगाड़ी चला था। अगला प्रश्न है कि भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग था, लॉर्ड कैनिंग। 18 नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन था? तो प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कुमारगुप्त प्रथम था, कुमारगुप्त प्रथम। अगला प्रश्न है कि 1857 के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में किसने लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त की थी? तो यह हो जाएगा झांसी की रानी, झांसी की रानी। और कहाँ पर? तो ग्वालियर में। इनका समाधि स्थल कहाँ है? ग्वालियर में है। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो वाराणसी में हुआ था, वाराणसी में हुआ था। अगला प्रश्न है कि सारनाथ स्तूप कहाँ स्थित है? तो सारनाथ स्तूप जो है यह वाराणसी में है, वाराणसी में। अगला प्रश्न है कि जनजाति समूह मुंडा कहाँ निवास करते हैं? तो जनजाति समूह मुंडा का निवास स्थान यह झारखंड में है, झारखंड में है। अगला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ है। आपसे पूछता है कि भारत के राष्ट्रीय चिन्ह में कितने शेर हैं? तो दिखाई देता है 3, लेकिन याद रखिएगा 4 शेर हैं, 4 शेर हैं इसमें, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि कौन 1922 में बनी स्वराज पार्टी के संस्थापक नेता थे? तो संस्थापक नेता में मोतीलाल नेहरू हो जाएंगे, मोतीलाल नेहरू, जो स्वराज पार्टी जब इसका स्थापना 1923 में हुआ था, 23 में, तो ये मोतीलाल नेहरू सचिव बने थे, अध्यक्ष चित्तरंजन दास को बनाया गया था। अगला प्रश्न है किसने 1932 में पाकिस्तान नाम दिया? पाकिस्तान नाम 1932 में किसने दिया था? तो यह हो जाएगा रहमत अली, रहमत अली ने दिया था। अगला प्रश्न है कि इंदिरा गांधी द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की गई थी? तो यह 1975 ईस्वी में किया गया था, 1975 ईस्वी में किया गया था। अगला प्रश्न है कि गांधी जी द्वारा निम्न में से कौन सा समाचार पत्र शुरू किया गया था? तो गांधी जी के द्वारा यंग इंडिया, जब दक्षिण अफ्रीका में थे, इंडियन ओपिनियन, नवजीवन, हरिजन, यह सब पत्रिका समाचार पत्र शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। अगला प्रश्न है कि महामना के नाम से किसे जाना जाता है? तो महामना के नाम से मदन मोहन मालवीय को जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किसने लिखा है? तो राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम या बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया है, बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया है, जिसको 1896 ईस्वी में, 1896 कलकत्ता दिवस में पहली बार वंदे मातरम को गाया गया, रहमतुल्लाह सैनी की अध्यक्षता में। अगला प्रश्न है कि भारत में प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र किसने शुरू किया था? तो अंग्रेजी समाचार पत्र जेम्स ए हिकी ने शुरू किया था, जेम्स ए हिकी ने शुरू किया था। अगला प्रश्न है कि हमने इतिहास से यह सीखा कि हमने इतिहास से कुछ नहीं सीखा, यह किसका कथन है या किसने कहा था? तो यह हिगल ने कहा था, हिगल ने कहा था, हिगल ने। अगला प्रश्न है कि शारदा अधिनियम, शारदा एक्ट किससे संबंधित है? तो यह बाल विवाह से है, बाल विवाह से है। अगला प्रश्न है कि सत्यार्थ प्रकाश किसने लिखी है? तो सत्यार्थ प्रकाश किसने लिखी है? तो यह हो जाएगा दयानंद सरस्वती ने, दयानंद सरस्वती ने। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कौन सा अधिवेशन के अध्यक्ष गांधी जी बने थे? तो हो जाएगा बेलगाम अधिवेशन 1924 ईस्वी में, कर्नाटक। अगला प्रश्न है कि भारत की स्वतंत्रता के लिए आज़ाद हिंद फौज की संकल्पना मूलतः किसने प्रस्तुत की थी? तो यह हो जाएगा रास बिहारी बोस ने। कब? तो 1942 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि एक विशाल सार्वजनिक स्नानागार सिंधु घाटी सभ्यता, ग्रेथ बाट सिंधु घाटी सभ्यता के कौन से स्थल से प्राप्त हुआ है? तो यह मोहनजोदड़ो से, और मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे स्थित है, सिंधु नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा का कार्यालय कहाँ है? तो संयुक्त राष्ट्र महासभा का कार्यालय यह न्यूयॉर्क में है, न्यूयॉर्क में है। अगला प्रश्न है कि स्वतंत्र गुण धर्म की न्यायशीता का सिद्धांत किसने दिया था? तो यह दिया था महात्मा गांधी ने, महात्मा गांधी ने दिया था। अगला प्रश्न है कि 1789 में जो फ्रेंच क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति हुई थी, उसके महान योद्धा कौन थे? तो यह नेपोलियन बोनापार्ट थे, नेपोलियन बोनापार्ट थे, नेपोलियन बोनापार्ट। अगला प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो यह सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल।
अगला प्रश्न है कि भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है? तो यह मिलता है नर्मदा घाटी में। अगला प्रश्न है कि मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था, तो यह जौ था, जौ, जिसको पहले यौ के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न है किस युग को चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है? तो यह ताम्रपाषाण युग को कहा जाता है, ताम्रपाषाण युग को चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि नवदातोली किस राज्य में अवस्थित है? नवदातोली किस राज्य में अवस्थित है? तो यह मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में है। अगला प्रश्न है कि अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक विंसेंट आर्थर स्मिथ है, विंसेंट आर्थर स्मिथ है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहा जाता है? भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहा जाता है? तो यह सामवेद को कहा जाता है, सामवेद को। अगला प्रश्न है कि ऋग्वेद से जुड़ी एकमात्र जीवित शाखा कौन है? तो ऋग्वेद से 5 शाखाएं जुड़ी थी, जिसमें से एकमात्र जीवित शाखा साकल है, साकल। अगला प्रश्न है कि सबसे प्राचीन वेद कौन है? तो सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है, ऋग्वेद। अगला प्रश्न है कि उपनिषदों की संख्या कितनी है? तो उपनिषदों की संख्या 108 है। अगला प्रश्न है कि 4 आश्रमों का उल्लेख किस में मिलता है? तो 4 आश्रमों का उल्लेख जबाल उपनिषद में मिलता है, जबाल उपनिषद में मिलता है। अगला प्रश्न है कि पुराणों में सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक पुराण कौन सा है? तो पुराणों में सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक पुराण मत्स्य पुराण है, मत्स्य पुराण है। अगला प्रश्न है कि जातक किसका पवित्र ग्रंथ है? जातक, तो जातक या बौद्ध धर्म का सबसे पवित्र ग्रंथ है। अगला प्रश्न है कि भगवती सूत्र में किसका जीवन कृतियाँ तथा अन्य समकालिकों के साथ उनके संबंधों का विवरण मिलता है? तो यह महावीर के। अगला प्रश्न है कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य हैं। अगला प्रश्न है कि चाणक्य का अन्य नाम था, अगला पॉइंट्स है चाणक्य का नाम कौटिल्य और विष्णुगुप्त था। अगला प्रश्न है कि राजतरंगिणी पुस्तक कहाँ के शासकों का वर्णन मिलता है? कहाँ के शासकों का वर्णन मिलता है राजतरंगिणी पुस्तक से? तो यह कश्मीर के शासकों का वर्णन मिलता है, कश्मीर के शासकों का वर्णन मिलता है। और राजतरंगिणी पुस्तक के लेखक कौन हो जाएगा? कल्हण हो जाएगा, कल्हण। अगला प्रश्न है कि अरबों का सिंध विजय वृत्तांत किस पुस्तक में मिलता है? तो अरबों का सिंध विजय वृत्तांत यह चचनामा पुस्तक में मिलता है, जिसके लेखक हैं अली अहमद। अगला प्रश्न है कि अष्टाध्यायी पुस्तक के लेखक कौन है? तो अष्टाध्यायी पुस्तक के लेखक पाणिनि है। अगला प्रश्न है कि पहली बार लिपि शब्द का प्रयोग कहाँ हुआ है? पहली बार लिपि शब्द का प्रयोग अष्टाध्यायी में हुआ है। अगला प्रश्न है कि हिस्टोरिका पुस्तक के लेखक कौन है? तो हिस्टोरिका पुस्तक के लेखक हेरोडोटस है, हेरोडोटस। और हेरोडोटस को इतिहास का पिता भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? इंडिका, तो इंडिका पुस्तक के लेखक मेगास्थनीज है, मेगास्थनीज। और अगला प्रश्न है कि भारत का भूगोल नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो यह टॉलमी ने लिखी है, टॉलमी। अगला प्रश्न है कि नेचुरल हिस्ट्री पुस्तक के लेखक कौन है? नेचुरल हिस्ट्री पुस्तक के लेखक प्लिनी है, प्लिनी। और अगला प्रश्न है कि फाहियान किसके दरबार में आया था? तो फाहियान यह चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। वहीं पर अब अगला प्रश्न है कि ह्वेनसांग किसके शासनकाल में आया था? तो ह्वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। और अगला प्रश्न है कि किताब उल हिंद पुस्तक के लेखक कौन है? तो किताब उल हिंद पुस्तक के लेखक अल बरूनी है, अल बरूनी। अगला प्रश्न है कि रेहला पुस्तक के लेखक कौन है? रेहला पुस्तक के लेखक या इब्न बतूता है या मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में 1333 में मोरक्को से आया था, मोरक्को से भारत आया था, मोरक्को से भारत आया था। चलिए अगला प्रश्न है कि सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र किस अभिलेख में मिलता है? तो सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र या हाथी गुम्फा अभिलेख में मिलता है, हाथी गुम्फा अभिलेख में मिलता है। अगला प्रश्न है कि सर्वप्रथम भारत पर होने वाले हुन आक्रमण की जानकारी किससे प्राप्त होती है? तो हुन आक्रमण की जानकारी या भीतरी स्तंभ लेख से प्राप्त होती है, भीतरी स्तंभ लेख से, भीतरी स्तंभ से स्कंदगुप्त शासक की जानकारी प्राप्त होती है। और हुन वंश के संस्थापक तोरमान था, तोरमान। अगला प्रश्न है कि सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य किस अभिलेख से प्राप्त होता है? तो सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य या एरन अभिलेख से प्राप्त होता है, जिसका खोज 510 ईस्वी में किया गया था, 510 ईस्वी में किया गया था। अगला प्रश्न है कि अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो अभिलेखों के अध्ययन को इपिग्राफी कहते हैं, इपिग्राफी। अगला प्रश्न है कि आग का आविष्कार किस काल में हुआ था? आग का आविष्कार पुरापाषाण काल में हुआ था, पुरापाषाण काल में। अगला प्रश्न है कि पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ था? तो पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ था, नवपाषाण काल में हुआ था। कृषि का आविष्कार भी नवपाषाण काल में हुआ था। अगला प्रश्न है कि भीमबेटका की गुफाएं किस लिए प्रसिद्ध है? तो भीमबेटका की गुफाएं यह शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है, शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। यह मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है कि भीमबेटका को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में कब शामिल किया गया? तो भीमबेटका को
या 2003 में शामिल किया गया? 2003 में शामिल कर लिया गया। अगला प्रश्न है कि तिथि निर्धारण कार्बन 14 की खोज किसने की थी? तो यह किया था वी.एफ. लीवी 1946 में, वी.एफ. लीवी 1946 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता की खोज किसने की थी? तो सिंधु सभ्यता की खोज राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था, राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता को किस युग में रखा जाता है? तो यह इसको आदि ऐतिहासिक युग अथवा कांस्य युग में रखा जाता है, कांस्य युग में। अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता या नगरीय सभ्यता थी, नगरीय सभ्यता। अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता का पहला स्थल कौन है जिसे यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया है? तो यह है धौलावीरा, जिसको 2021 में विश्व विरासत स्थल यूनेस्को में शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा जो स्थल हो जाएगा यह मोहनजोदड़ो हो जाएगा, मोहनजोदड़ो। वहीं पर आपसे पूछे कि सिंधु घाटी सभ्यता का भारत में सबसे बड़ा स्थल कौन है? तो यह राखी गढ़ी जो हरियाणा में है। अगला प्रश्न है कि सैंधव सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो सैंधव सभ्यता का महान स्नानागार ग्रेट बाथ जो है यह मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है कि वह हड़प्पीय नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल करता है किस नदी पर स्थित है? तो यह भोगवा नदी पर है। और भोगवा नदी और लोथल के खोज रंगनाथ राव के द्वारा किया गया था, रंगनाथ राव के द्वारा किया गया था, रंगनाथ राव के द्वारा। अगला प्रश्न है कि मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? तो यह थे सर जॉन मार्शल, सर जॉन मार्शल। अगला प्रश्न है कि सर्वप्रथम मानव ने किस धातु का उपयोग किया था? तो सर्वप्रथम मानव ने किस धातु का उपयोग किया? तो यह तांबा धातु का उपयोग किया था। अगला प्रश्न है कि धौलावीरा किस राज्य में स्थित है? धौलावीरा तो यह गुजरात राज्य में स्थित है, गुजरात राज्य में। अगला प्रश्न है कि वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किसने किया था? तो यह भारत ने किया था, भारत में ही हुआ था। अगला प्रश्न है कि आर्य शब्द इंगित करता है, आर्य शब्द इंगित करता है यह श्रेष्ठ वंश को करता है। अगला प्रश्न है कि ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो यह हो जाएगा नौवां मंडल, नौवां मंडल। और 10वें मंडल में वर्ण व्यवस्था की बात कही गई है और पुरुष सूक्त की बात कही गई है। अगला प्रश्न है कि भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन का प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? तो यह हो जाएगा अतरंजी खेरा, अतरंजी खेरा से। अगला प्रश्न है कि उपनिषद पुस्तक किस पर आधारित है? उपनिषद पुस्तक यह दर्शन पर आधारित है, दर्शन पर आधारित है। अगला प्रश्न है कि अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? तो होता है कठो उपनिषद में, कठो उपनिषद में। अगला प्रश्न है कि गोत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ था? तो गोत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग यह ऋग्वेद में हुआ था, ऋग्वेद में। अगला प्रश्न है ये किस नदी को ऋग्वेद में मातेत्मा, देवीतत्मा और नदीत्मा के नाम से संबोधित किया गया है? तो यह किया गया है सरस्वती नदी को, सरस्वती नदी को। अगला प्रश्न है कि आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ मिलता है? तो यह मिलता है अथर्ववेद में, अथर्ववेद में मिलता है। अगला प्रश्न है गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? गायत्री मंत्र तो गायत्री मंत्र यह ऋग्वेद पुस्तक में मिलता है, ऋग्वेद पुस्तक में मिलता है। अगला प्रश्न है कि गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र ने की थी, विश्वामित्र ने की थी। अगला प्रश्न है किसके अनुसार आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया को माना जाता है? तो यह मैक्स मुलर के अनुसार, मैक्स मुलर के अनुसार। अगला प्रश्न है कि दशराग का युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया था? तो दशराग का जो युद्ध था यह परुशनी रावी नदी के तट पर लड़ा गया था 10 जनों और सुदास के बीच में। अगला प्रश्न है कि पूर्वी मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? तो यह थे जैमिनी, जैमिनी। उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो हो जाएगा वादरायन। अगला प्रश्न है कि भारतीयों को लोहा का ज्ञान कब हुआ? भारतीयों को लोहा का ज्ञान कब हुआ? तो हो जाएगा ईसा पूर्व 8वीं शताब्दी में, ईसा पूर्व 8वीं शताब्दी में। अगला प्रश्न है कि युद्ध और वर्षा का देवता किसे कहा जाता है? युद्ध और वर्षा का देवता या इंद्र को कहा जाता है, इंद्र को कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि उत्तर वैदिक काल में हल के निशान को क्या कहा जाता है? उत्तर वैदिक काल में हल के निशान को सिरा कहा जाता है, सिरा। अगला प्रश्न है कि सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो सत्यमेव जयते या मुंडको उपनिषद से लिया गया है, मुंडको उपनिषद से लिया गया है। अगला प्रश्न है कि महाभारत का पुराना नाम क्या है? तो यह जय संहिता है, जय संहिता। अगला प्रश्न है कि महाजनपद की जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है? तो महाजनपद की जानकारी यह अंगुत्तर निकाय से प्राप्त होती है और भगवती सूत्र से प्राप्त होती है, भगवती सूत्र से, जिसमें 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है, 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है, जिसमें एक बिहार से संबंधित है अंग, अंग की राजधानी कहाँ थी? चंपा थी, अंग की राजधानी चंपा थी। अगला प्रश्न है कि एकमात्र महाजनपद जिसका संबंध दक्षिण भारत से था, दक्षिण भारत से, तो यह हो जाएगा आपका अस्मक, अस्मक।
अगला प्रश्न है कि R37 कब्रिस्तान का चिन्ह सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान से मिला है? तो यह हड़प्पा से मिला है, हड़प्पा से। अगला प्रश्न है कि नृत्य करते हुए लड़की की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? तो यह मिली है मोहनजोदड़ो से, मोहनजोदड़ो से मिला है। अगला प्रश्न है कि किस सिंधु घाटी सभ्यता से गोदी प्राप्त हुआ है? गोदी, तो गोदी प्राप्त हुआ है लोथल से, लोथल से। अगला प्रश्न है कि श्रीमद् भागवत गीता मौलिक रूप से किस भाषा में लिखी गई थी? तो यह संस्कृत भाषा में लिखी गई थी, संस्कृत भाषा में। अगला प्रश्न है कि किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धृत हो गई? तो हो जाएगा धर्मशास्त्र के समय, धर्मशास्त्र के समय से ही। अगला प्रश्न है कि पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या 18 है। अगला प्रश्न है कि वैदिक काल में किस जानवर को अगण्य माना गया है? तो यह गाय को माना गया है, गाय को माना गया।